हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दी एसक्यूएल सीरीज। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे क्लॉजेज लिख के दिखा दिए थे कि कैसे एसक्यूएल में डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेज एग्जिस्ट करता है और हम किसको कहाँ पे यूज करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको एग्रीगेट फंक्शंस बताए जो कि ग्रुप बाई के साथ लगना जरूरी होता है, लाइक सम एंड एवरेज एंड काउंट। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि विंडो फंक्शंस क्या होते हैं और उनका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। जनरली अगर आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू कर रहे हो तो एडवांस सीक्वल में आपको मोस्ट प्रोबेबली विंडो फंक्शंस ही पूछेगा, लेकिन कई बार विंडो फंक्शंस को कंबाइन कर दिया जाता है एक और टॉपिक के साथ जिसको कहते हैं जॉइंस। अभी जॉइंस का क्या सीन है, अगर आपने कभी कॉलेज में एसक्यूएल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड डीनॉर्मलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि लेट से अगर मैं एक बैंक हूँ और मैं सारा इंफॉर्मेशन एक ही टेबल में रखना चाहता हूँ कि कस्टमर का नाम भी मैं एक ही टेबल पे रखूँ, कस्टमर का आईएफएससी कोड भी मैं एक ही टेबल पे रखूँ और उसके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी मैं उसी टेबल पे रखूँ। तो आपको पता है कि अगर लेट से मेरा एक टेबल है जिसमें मैं नेम रख रहा हूँ, उसके साथ साथ उसका आईएफएससी कोड रख रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं उसका अकाउंट नंबर रख रहा हूँ और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी मैं इसी पे रख रहा हूँ। इधर पे मैं कस्टमर आईडी भी लिख देता हूँ और ट्रांजैक्शन टाइप मान लो मैंने रख लिया, ठीक है। ट्रांजैक्शन अमाउंट मैंने रख लिया। अब ये सबको मैंने उठा के एक ही टेबल पे रख लिया। अब लेट से मेरा डेटा इधर पे स्टोर है, मैं दिन भर में जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ उसकी एंट्री इस टेबल पे होगी। तो अगर मान लो मैंने कहीं 20 रुपए पे किए तो कस्टमर आईडी 1, नेम आर्यन, आईएफएससी कोड लेट से समथिंग एंड अकाउंट नंबर लेट से समथिंग, ठीक है। ट्रांजैक्शन टाइप डेबिट एंड ट्रांजैक्शन अमाउंट 200 रुपए। अब लेट से मेरे को कहीं से 500 रुपए आ गए तो वापस से मैं रखूंगा नेम आर्यन, आईएफएससी कोड ये वाला, अकाउंट नंबर ये, ट्रांजैक्शन टाइप क्रेडिट, ट्रांजैक्शन अमाउंट 500। ऐसे कर करके मैं दिन भर में जितने भी ट्रांजैक्शन करूंगा उसकी डिटेल्स इस टेबल में स्टोर होती जाएगी। तो एक चीज जो हमें ऑब्वियसली पता चल रही है कि हर ट्रांजैक्शन पे एक चंक ऑफ डेटा है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं हूं तो मेरी कस्टमर आईडी 1 मैंने एक बार स्टोर करी, नाम स्टोर किया, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर स्टोर किया। मुझे मतलब सिर्फ ट्रांजैक्शन टाइप और ट्रांजैक्शन अमाउंट से था। फिर जब मैंने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करी तो वापस से मैंने ये सारी डिटेल स्टोर करी। फिर अगली ट्रांजैक्शन जब मैं करूंगा तो वापस से वो सारी डिटेल स्टोर करूंगा। तो बहुत सारा रिडंडेंट डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि सारी को एक टेबल पे नहीं रखूंगा, मैं सारी को दो टेबल्स में बांट दूंगा। एक टेबल का नाम होगा कस्टमर्स, जिसपे मैं बस स्टोर कर लूंगा कस्टमर के डिटेल्स लाइक कस्ट आईडी और नेम और आईएफएससी और अकाउंट नंबर, ठीक है। और एक टेबल में रख लूंगा ट्रांजैक्शंस का, और ट्रांजैक्शंस टेबल में मैं एज अ फॉरेन की रख लूंगा कस्टमर आईडी को। एक तो ट्रांजैक्शन आईडी इसका प्राइमरी की होगा और इस पे फॉरेन की होगा कस्टमर आईडी, ठीक है। और साथ में मैंने रख दिया ट्रांजैक्शन टाइप और अमाउंट। तो अब देखो हुआ क्या, बेसिकली हर एक ट्रांजैक्शन जब मेरी हो रही थी तो मेरे को जो चंक ऑफ डेटा में बार बार स्टोर कर रहा था, कस्टमर आईडी, नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और प्रॉब्ली एड्रेस, जो सब भी डिटेल्स आप बैंक में देते हो, ये सारे को मेरे को एक टेबल में स्टोर करने के बदले जब मैंने टेबल्स पे बांट दिया तो बार बार रिपीट करके स्टोर करना नहीं पड़ा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर मैं अपनी बैंक की पासबुक प्रिंट करवाने जाऊंगा तो मुझे सारी डिटेल्स नहीं चाहिए होगी एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को किसी तरीके से कस्टमर आईडी के बेसिस पे ट्रांजैक्शन टेबल्स में जो भी ट्रांजैक्शन आईडी होगी उसके अगेंस्ट जो कस्टमर आईडी होगी, उस कस्टमर आईडी के बेसिस पे मुझे कस्टमर टेबल से सारा डेटा लेके आना पड़ेगा। इस चीज को करने के लिए हमें लगता है जॉइंस। अगर सबको हम एक ही टेबल में रख ले तो जॉइंस की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप बहुत रिडंडेंट डेटा स्टोर करोगे और अल्टीमेटली दैट इज नॉट गुड। तो जॉइंस बेसिकली किस टाइप के होते हैं? जॉइंस होते हैं तुम्हारा इनर जॉइन और हो गया आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन,
और होता है लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, सेल्फ जॉइन और क्रॉस जॉइन। देखो बेसिकली होता क्या है, अगर आप एक वेन डायग्राम इमेजिन करो तो इनर जॉइन में ए टेबल और बी टेबल के बीच का हिस्सा स्टोर होता है, कि मतलब लेफ्ट टेबल और राइट टेबल में जो सारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे हम उनको उठा के ले आएंगे। अगर हम आउटर ज्वाइन करते हैं तो हम लेफ्ट टेबल और राइट टेबल का सारा डेटा उठा के ले आएंगे, इंस्टेड ऑफ सीइंग कॉमनैलिटी, और कॉमनैलिटी को एक बार लाएंगे। लेफ्ट ज्वाइन करने पे लेफ्ट वाले टेबल का सारा डेटा आता ही आता है और राइट वाले से कॉमन आता है, राइट ज्वाइन करने पे राइट वाले का सारा डेटा आता ही आता है और लेफ्ट वाले से कॉमन आता है। सेल्फ ज्वाइन उसको कहते हैं जब एक टेबल को दूसरे मतलब खुद के साथ ही ज्वाइन कर देते हैं। और क्रॉस ज्वाइन इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ ज्वाइन, जो कि मैं बता दूंगा आपको। एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे। लेट्स से मेरे को एक क्वेश्चन आ गया, टू फेच द ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम एंड टोटल प्राइस फॉर ऑल सक्सेसफुल ऑर्डर्स दैट आर नॉट कैंसिल्ड। तो ऑर्डर आईडी हमें किस टेबल में मिलेगा, ये ऑर्डर्स टेबल का प्राइमरी की है। कस्टमर नेम हमें किस टेबल में मिलेगा, कस्टमर्स टेबल में। प्रोडक्ट नेम हमें किस टेबल में मिलेगा, प्रोडक्ट्स टेबल में। और टोटल प्राइस हमें वापस से प्रोडक्ट्स टेबल में मिलेगा, क्योंकि स्टॉक क्वांटिटी, टोटल सेल्स वगैरह ये सारी इस टेबल पे स्टोर की है हमने, ठीक है। और सक्सेसफुल ऑर्डर यानी कि ऑर्डर का स्टेटस हमें किस टेबल में मिलेगा, वापस ऑर्डर्स टेबल में मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें तीनों टेबल में ज्वाइन मारना होगा। ज्वाइन क्राइटेरिया आप डिसाइड कैसे करोगे कि हमें चाहिए क्या, फेच द ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम एंड टोटल प्राइस फॉर ऑल सक्सेसफुल ऑर्डर्स दैट आर नॉट कैंसिल्ड। तो हम इधर ऑर्डर्स टेबल पे लेफ्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं और हम तीनों टेबल को इनर ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बस कॉमन चाहिए जिसका डिटेल्स निकल के मेरे पास आ जा रहा है। क्वेरी क्या बन के आएगी, सेलेक्ट, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स इनर जॉइन प्रोडक्ट्स ऑन ऑर्डर्स डॉट प्रोडक्ट आईडी is equal to products dot product id, और इससे जो मेरे को निकल के आएगा उसको मैं वापस ज्वाइन कर दूंगा। यानी कि अगर आप ज्वाइन लिखते हो तो वो इनर ज्वाइन ही होता है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इधर पे लिख देता हूं इनर ज्वाइन कस्टमर्स ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी is equal to customers dot customer id। इसको मैं चला दूंगा तो बेसिकली मेरे को वो टेबल मिल गया जो मैं ओरिजिनली आपको बता रहा था। जब हम सारा डेटा हम लोग स्टोर कर ले रहे एक ही टेबल पे। देखो जब सारा डेटा हम एक ही टेबल पे स्टोर करेंगे तो ये कस्टमर आईडी 3 इधर पे एक बार आई है, कस्टमर आईडी 3 इधर पे दूसरी बार आई है। अब हमें जो ये नया टेबल बन के निकल के आ गया, इससे हमें डेटा चाहिए किसका, ऑर्डर आईडी का। तो हम इधर पे क्या लिख सकते हैं, सेलेक्ट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी कॉमा कस्टमर्स डॉट फर्स्ट नेम स्पेस कस्टमर्स डॉट लास्ट नेम, प्रोडक्ट नेम भी हमें चाहिए, यानी कि हम इसमें से लिख सकते हैं प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट नेम कॉमा प्रोडक्ट्स कॉमा ऑर्डर्स डॉट टोटल प्राइस। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो हमें सारे कॉलम्स मिल जाएंगे। अब हमें इस पे एक कंडीशन चाहिए थी जिनका स्टेटस नॉट कैंसिल्ड हो, ठीक है। तो हम इधर पे लिख सकते हैं वेयर ऑर्डर्स डॉट स्टेटस, नॉट इक्वल टू लिखने के दो तरीके, एक आप एक्सक्लेमेशन इक्वल टू लिख सकते हो या फिर आप लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल दे सकते हो।
कैंसल्ड, और ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी जो चाहिए थी। बट इस पे एक चीज है कि ये बहुत गंदा सा लग रहा है, तो आप इस पे एक एलियस भी दे सकते हो, और एलियस जहां पे आप टेबल पे फ्रॉम लिखते हो वहीं पे देते हैं। तो अगर हम इधर पे देख रहे हैं तो फ्रॉम ऑर्डर्स इनर जॉइन प्रोडक्ट्स है, तो ऑर्डर्स को मैंने नाम दे दिया ओ, और प्रोडक्ट्स को मैंने नाम दे दिया पी, और कस्टमर्स को मैंने नाम दे दिया सी। अब हर जगह जहां जहां पे ऑर्डर्स है आप उसको ओ से रिप्लेस कर सकते हो। और जहां जहां पे कस्टमर्स है उसको आप सी से रिप्लेस कर सकते हो। और जहां जहां पे प्रोडक्ट्स है उसको आप पी से रिप्लेस कर सकते हो। और इसको अगर आप चला दोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट देखने मिलेगा। ठीक है, तो हमें इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। होपफुली इनर जॉइन आप समझ गए होगे कि हमने सारे कॉमन निकाल के यूज कर लिए। अब लेट से मेरे को एक क्वेश्चन आता है, टू fetch all customers and their order details. If a customer has not placed an order, show null for order details. दो टेबल्स पे ज्वाइन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक है कस्टमर टेबल और एक है ऑर्डर टेबल, क्योंकि मुझे कस्टमर का ऑर्डर डिटेल्स से काम है। ठीक है, तो मुझे फेच करना है ऑल कस्टमर्स एंड देयर ऑर्डर डिटेल्स। इफ अ कस्टमर हैज नॉट प्लेस्ड एन ऑर्डर, शो नल फॉर ऑर्डर डिटेल्स। इससे ये हमें पता चलता है कि कस्टमर का सारा डेटा चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऑर्डर्स में अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो उधर पे नल दिखा दो। यानी कि हमें कस्टमर्स के साथ लेफ्ट ज्वाइन करना पड़ेगा ऑर्डर्स टेबल को। तो हम इधर पे क्या लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इधर पे सारे कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस करा है। ठीक है, इस वजह से हमें डेटा नहीं देखने मिल रहा, बट हम क्या करेंगे, ये चीज देखने के लिए हम ऑर्डर्स टेबल से कुछ चीजें डिलीट कर देंगे। लेट से मैंने ऑर्डर्स टेबल खोल दिया। मेरे को कस्टमर आईडी 2 का लेट से सब चीज डिलीट चाहिए, तो मैं इधर पे पहले डिलीट क्वेरी एक लिखता हूं, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 2। दो रो इफेक्ट हुए, ऑर्डर्स टेबल हमें पता चल गया, नया वाला अपना कस्टमर आईडी 2 के लिए कुछ प्रेजेंट नहीं है। अब वापस से जब मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा तो मैं देखता हूं कि मुझे क्या देखने मिलता है। मुझे इधर पे नल डेटा देखने मिल रहा है फॉर कस्टमर आईडी 2। मतलब कि कस्टमर टेबल से उसका सारा डेटा उठकर आया, पर ऑर्डर्स टेबल से सारा डेटा उठकर नहीं आया। ऑर्डर्स टेबल में जहां पे कॉमन डेटा प्रेजेंट नहीं था वहां पे ऑटोमेटिकली नल फिल हो गया। सिमिलरली अगर लेट से मेरे को एक और क्वेश्चन आ जाता है, fetch all orders along with customer details, if customer data is missing show null for customer information। मतलब कि इधर वापस से हमें ज्वाइन करना है कस्टमर टेबल और ऑर्डर्स टेबल को, लेकिन लेफ्ट साइड पे ऑर्डर्स का टेबल रहेगा। ठीक है, या तो आप लेफ्ट पे ऑर्डर्स का टेबल रख के वो लेफ्ट ज्वाइन लगा लो, या आप राइट पे ऑर्डर्स का टेबल रख के राइट ज्वाइन लगा लो। तो आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स राइट join orders on customers dot customer id is equal to orders dot order id, सॉरी कस्टमर आईडी। ठीक है, अभी देखो हमें कहीं पे भी नल देखने को नहीं मिला, और कस्टमर आईडी 2 इधर पे प्रेजेंट नहीं है। क्यों क्यों प्रेजेंट नहीं है कस्टमर आईडी 2? क्योंकि कस्टमर आईडी 2 का कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर डिटेल्स नहीं था। ठीक है,
तो हमें ऑर्डर्स टेबल का सारा डेटा मिल गया, लेकिन कस्टमर टेबल से सिर्फ वही मिला जो कि कॉमन था। अब आप इनर जॉइन समझ गए, लेफ्ट जॉइन समझ गए, राइट जॉइन समझ गए, तो चौथा चीज जो आती है उसको कहते हैं हम फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन में फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट टेबल में क्या है, राइट टेबल में क्या है, सबका सब चीज उठ के आ जाएगा और जो कॉमन है वो एक ही बार आएगा। तो मैं क्या करूंगा, लेट से वापस से मैं एक डिलीट क्वेरी लिख देता हूं, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 3। ठीक है, दो रोज इफेक्ट हो गए। अब इधर पे अगर लेट से मेरे को चाहिए फेच ऑल ऑर्डर्स एंड along with their customer details even if there is no match। ठीक है, अगर दोनों में कोई मैचेस नहीं है तो भी आपको चाहिए। तो इधर पे ये करने के लिए आप क्या कर दोगे, फुल आउटर ज्वाइन कर देंगे हम इसको, और फिर अगर चला के देखेंगे फुल आउटर ज्वाइन, सॉरी 2 बार ज्वाइन आ गया, फिर इसको चला के देखेंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा सारा डिटेल्स जो हमें चाहिए। और देखो इधर पे 3 के अगेंस्ट वापस से हमें नल 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 मिल गया है। ठीक है, क्योंकि हमें इस टेबल से और इस टेबल का कॉमन तो मिला ही, और साथ साथ जो अनकॉमन थे उनकी एंट्री एक एक करके नीचे आ गई। पहले कस्टमर टेबल से अनकॉमन उठाया, नीचे डाल दिया, ऑर्डर्स टेबल से अनकॉमन उठाया, उसके नीचे डाल दिया। अब मान लो मेरे को एक और क्वेश्चन आ गया कि जनरेट अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस फॉर ईच कस्टमर। तो बेसिकली हमें इधर पे क्रॉस ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस चाहिए प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स के, बिना सोचे कि उस पे कोई कॉमनैलिटी है या नहीं, क्योंकि हमें ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस चाहिए। द गुड थिंग अबाउट क्रॉस ज्वाइन इज इस पे कोई ऑन कंडीशन नहीं होती, किसी ज्वाइनिंग क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग ज्वाइन नहीं करते। अगर मुझे सारे पॉसिबल प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस चाहिए, जैसे पिछले वाले में फुल ऑर्डर ज्वाइन करने पे मुझे 17 रोज मिल रहे थे, मैं बस इधर पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स क्रॉस ज्वाइन प्रोडक्ट्स, और ये चलाने पे आपको दिखेगा कि इधर पे मुझे बहुत सारे 210 रोज मिल गए। मतलब कि हर कोई हर किसी से ज्वाइन हुआ है। फुल आउटर ज्वाइन में जब हम इस टेबल के इस टेबल का कॉमन निकाल के और अनकॉमन भी ले रहे थे तो 17 रिकॉर्ड्स थे, पर क्रॉस ज्वाइन करने पे हमें 210 रिकॉर्ड देखने मिल गए। और एक लास्ट तरीके का ज्वाइन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ ज्वाइन। लेट्स से हमें क्वेश्चन आ गया कि फाइंड पेयर्स ऑफ कस्टमर्स हु लिव इन द सेम सिटी। तो बेसिकली मुझे करना क्या है कि इस टेबल पे जाके देखना है, मतलब कि हमारे कस्टमर्स टेबल में देखना है कि ये लोग किस सिटी में रह रहे हैं। लेट्स से इसका कस्टमर आईडी 1 था और इसका कस्टमर आईडी 3 था। मेरे को चाहिए कि पेयर निकल के आ जाए मेरे पास जॉन और एलिस का। ठीक है, क्योंकि ये लोग दोनों न्यूयॉर्क पे रहते हैं। तो मुझे करना क्या है, इस टेबल को अपने आप से ही कंपेयर करना है। तो बेसिकली मैं करूंगा क्या, मैं सेल्फ ज्वाइन करूंगा इधर पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स C1 सेल्फ ज्वाइन कस्टमर्स C2। बेसिकली इससे क्या हुआ, C1 और C2 एक ही टेबल के दो इंस्टेंसेस बन गए जिनको हम आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ऑन C1 डॉट सिटी इज इक्वल टू C2 डॉट सिटी। ठीक है, अब ये करने पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा अगर, हाँ तो सॉरी सेल्फ कीवर्ड का यूज नहीं करते हम लोग, बस ज्वाइन लिख देते हैं, दैट वर्क्स एज अ सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, अगर ये मैं कर दूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा कि पेयर्स निकल के आ रहे हैं। पेयर्स निकल के आ रहे हैं, देखो एक जॉन का पेयर निकल के आया एलिस के साथ। ठीक है, एक जॉन का पेयर निकल के आया जॉन के साथ। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि इंसान का खुद के साथ पेयर निकल के ना आए, तो ऑब्वियसली इधर पे मैं एक और कंडीशन ऐड कर सकता हूं, एंड C1 डॉट कस्टमर आईडी नॉट इक्वल टू C2 डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, ये मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो जॉन आ गया और उसके साथ साथ एलिस आ गई, फिर वापस एलिस आई और उसके साथ साथ जॉन आ गया। अब लेट से मेरे को चाहिए कि ये एक ही बार आए, तो मैं नॉट इक्वल टू के बदले लेस देन लिख दूंगा, ताकि सिर्फ एक ही इंस्टेंस हमें मिले। जब जॉन की हम लोग बात कर रहे हैं उसका कस्टमर आईडी एलिस से कम होगा तभी आएगा। तो देखो मेरे पास जॉन और एलिस का एक पेयर आ गया और मेरे पास बॉब और चार्ली का एक पेयर आ गया। ये होता है सेल्फ ज्वाइन। अब ज्वाइंस के साथ साथ
आपको इधर पे कई बार हो सकता है कि दो टेबल को ज्वाइन करके एक सीटीई बनाना पड़े या उस पे एक सब क्वेरी बनानी पड़े और उसके बाद आप उस सीटीई से सेलेक्ट करके वापस से किसी टेबल पे ज्वाइन करो। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट इन द हार्ट ऑफ एवरीथिंग ज्वाइन बेसिकली यही है। मैं एक पिक्चर भी अटैच कर दूंगा इधर वीडियो पे, जिससे आपको एक वेन डायग्राम से क्लियर हो जाए कि बेसिकली हर ज्वाइन में हम लोग कर क्या रहे हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है उसको हम लोग कहते हैं व्यू। व्यू होता क्या है? अगर लेट से मैं किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं तो जनरली डेटा हम लोग किसी एमएनसी में मैनुअली फिल नहीं करते। कोई वर्कफ्लो होता है जो कि चलने पे डेटा को फिल करता है जाके टेबल पे। अगर लेट से कि कोई वर्कफ्लो मेरा डेटा को फिल कर रहा है, इसका मतलब सीधा है कि मैं किसी टेबल पे किसी इंसान को राइट एक्सेस नहीं दे सकता, क्योंकि हो सकता है मेरा डेटा किसी वर्कफ्लो के थ्रू फिल हुआ और किसी इंसान ने जाके डिलीट कर दिया। बेसिकली रीड एक्सेस भी मैं नहीं देता। अगर मैं इंटरप्राइज में हूं तो मैं ना किसी इंडिविजुअल यूजर को किसी टेबल का रीड एक्सेस या फिर राइट एक्सेस देता हूं। जो भी एक्सेसेस होते हैं वो वर्कफ्लो यानी कि जिसे हम लोग सर्विस अकाउंट्स कहते हैं, उनको दिया जाता है। तो यूजर्स को अगर टेबल का डेटा रीड करना है तो वो कैसे रीड कर सकते हैं? वो रीड कर सकते हैं इसको एक व्यू के थ्रू। ठीक है, व्यू बेसिकली होता क्या है कि ये अगर लेट से मेरा टेबल है, मैंने इसके ऊपर एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, जो कि सारा इंफॉर्मेशन इस टेबल का देख रहा होगा। ये टेबल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं व्यू रहे मेरे पास, ना रहे मैं डिलीट कर दूं नहीं करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टेबल में मैं डिलीट नहीं कर सकता। मैंने बस इसके ऊपर एक व्यू रख दिया टेबल के, जो कि टेबल का डेटा देख रहा होगा और इस व्यू के थ्रू मैं टेबल का डेटा व्यू कर सकता हूं। बेसिकली क्या है, इसका क्वेरी ऐसे लिखाता है। लेट से मैंने लिख दिया क्रिएट और रिप्लेस व्यू कस्टमर्स अंडरस्कोर वीएम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, अगर इस चीज को मैंने एग्जीक्यूट किया, इधर पे एक एज देना पड़ता है हमें, क्रिएट और रिप्लेस व्यू कस्टमर्स वीएम एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखो आपको इधर पे दिखेगा कि एक व्यू क्रिएट हो गया है। अगर मैं इसको वापस देखूंगा तो आपको दिखेगा पोस्टग्रेस पे इधर पे एक आई का सिंबल बना है, मतलब कि ये कस्टमर्स टेबल के जैसा ही है, सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। बस यही बात है इन दोनों में कि एक एग्जिस्ट करता है टेबल में जहां पे एक्चुअल डेटा प्रेजेंट है, और दूसरा एग्जिस्ट करता है इन अ व्यू जो बस उस टेबल को देख रहा है। और किसी भी यूजर को मैं एक्सेस दूंगा, इफ ही इज नॉट अ सर्विस अकाउंट इन एन इंडस्ट्री, तो मैं व्यू का एक्सेस दूंगा, मैं टेबल का एक्सेस किसी को नहीं देने वाला। देखिए अगर आपको दिख रहा है इधर पे, तो व्यू में 1 3 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आपको मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, इधर पे मेरे को 14 दिख गए रोज है, और मैं कस्टमर्स वीएम से भी सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूं, तो मेरे को दिख गया कि इधर पे वापस से 14 रोज है। अब देखो मैं डिलीट किधर से करूंगा, मैं करूंगा डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने कस्टमर से डिलीट किया। अच्छा, लगता है कि मैं डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑर्डर्स टेबल का फॉरेन की है, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं ऑर्डर्स टेबल को ही ट्रंकेट कर देता हूं। ट्रंकेट टेबल ऑर्डर्स। अब मैं इसको अगर चला दूंगा तो देखो एक रो डिलीट हो गई। अब क्या हुआ कि 14 रो एग्जिस्ट करते थे, मैंने कस्टमर्स टेबल से डेटा डिलीट किया। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स 13 हो गया, लेकिन साथ साथ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स अंडरस्कोर वीएम में अगर आप जाके देखोगे तो इधर भी 13 रोज हो गए, क्योंकि ये बेसिकली आप ऑल्टर करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, ये देख कस्टमर्स टेबल को रहा है, ये कस्टमर्स टेबल का व्यू है। तो आप जो भी ऑपरेशंस कस्टमर टेबल में करोगे, या आपके या फिर आपके वर्कफ्लो के थ्रू जो भी ऑपरेशंस होंगे कस्टमर टेबल में, सारा का सारा रीड हो जाएगा उसके व्यू में, और फिर आप व्यू के थ्रू कुछ भी एक्सेस करके देख सकते हो। अगर आपको जॉइंस लगाने हैं या जो करना है व्यू के थ्रू करो। ठीक है, अब आपको दिखेगा इधर पे मैंने कहीं कहीं डिलीट किया। ठीक है, तो एक रो डिलीट हुई, मैंने ट्रंकेट कर दिया ऑर्डर्स टेबल को, तो देखो कि ये टेबल खाली हो गया। और लेट से इधर पे मैं कर देता ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स, तो क्या होता, ये टेबल ही डिलीट हो गई। तो आपको इधर से एक और कॉन्सेप्ट पता चल गया कि ट्रंकेट वर्सेस डिलीट वर्सेस ड्रॉप क्या होता है।
डिलीट जो होता है वो एक कंडीशन के बेसिस पे सर्टेन रोज हटाना होता है। अगर मैं लिख दूं डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर ट्रू, तो वो ट्रंकेट का काम करेगा, क्योंकि ट्रू इज इक्वल टू ट्रू यानी कि 1 इक्वल टू 1 हर बार एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली सारा डेटा डिलीट हो जाएगा एंड दैट वुड वर्क एज अ ट्रंकेट। लेकिन अगर आपको किसी कंडीशन के थ्रू नहीं करना है तो आप सीधा ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम लिख सकते हो। और बाकी अगर आपने ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स कर दिया या ड्रॉप टेबल के बाद किसी को भी लिख दिया तो वो टेबल ही पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ उसका डेटा डिलीट होना। ये सारे ऑपरेशंस होते हैं जो हम एसक्यूएल में कर सकते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि इस पे कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि मैं अगली वीडियो में आपको कवर करके बता दूंगा। जैसे कि इंडेक्सिंग क्या होती है, पार्टीशनिंग क्या होती है, ठीक है, और इंडेक्सेस हम लोग क्यों यूज करते हैं, और उसके बाद बेसिकली एसक्यूएल खत्म हो जाएगा। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक ये सारी जो क्वेरीज मैंने बताई, जो सारी टेबल्स बताए, उनको प्रैक्टिस करते रहो। गुड लक।